छोटे छोटे बच्चे थे। मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं मजबूर होकर मर्द का वेश बदलकर ड्राइवर की नौकरी करने लगी। मेरे मालिक बहुत अच्छे थे, रोज मुझसे रास्ते भर बातें करते। जब एक दिन उन्होंने बातों बातों में मुझे बताया कि वो एक लड़की से प्यार करते हैं, मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप इतने जवान और खूबसूरत और अमीर हैं, आपसे तो कोई भी लड़की शादी करने को तैयार हो जाएगी। लेकिन मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई जब उन्होंने मेरी ही तस्वीर। मेरा नाम शालिनी है, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मुझे पढ़ने लिखने का कोई खास शौक नहीं था, इसलिए 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। मेरा ताल्लुक एक खाते पीते खानदान से था। मेरे पिताजी 2 भाई और उनकी एक बहन थी। शुरू से ही मेरे खानदान में जायदाद के खातिर झगड़े चल रहे थे। पापा सारा सारा दिन अदालतों के धक्के खाते, क्योंकि मेरे चाचा और बड़े पापा दोनों हमारे हिस्से की प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे। मेरे वक्त कुछ इसी तरह गुजर रहे थे कि मुझे खबर मिली कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त मानसी की शादी है। मानसी के घर वाले बहुत अमीर थे। मानसी ने स्पेशली मुझे अपने हर फंक्शन में बुलाया था। मैं उसके मेहंदी के फंक्शन में गई तो घर आते वक्त काफी रात हो गई थी कि रास्ते में एक तेज रफ्तार से गुजरती हुई गाड़ी मेरे पास आकर रुकी और किसी ने मेरे मुंह पर कपड़ा रखा और मैं बेहोश हो गई। मेरी आंख खुली तो अपने आप को एक तहखाना में पाया, जहां पहले ही कुछ लड़कियां मौजूद थीं। ये एक बड़ा सा कमरा था, जिसे मुझे समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि ये एक कैद खाना है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी कैद थे और कुछ जवान लड़कियां भी थी, जिनसे क्लब में डांस करवाया जाता और कुछ को तो कोठों पर बेच दिया जाता। पुलिस भी इस गैंग के साथ मिली हुई थी। इनमें से एक लड़का मुझे देखकर मुस्कुराया। उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। वो मुझे घूरता ही जा रहा था। मैंने डर के एक लड़की का हाथ पकड़ा और उससे कहा कि किसी न किसी तरह हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं डर के मारे कांप रही थी। मुझे अपने साथ साथ अपने माँ बाप की भी फिक्र हो रही थी कि मेरे बिना उनका तो रो रो कर बुरा हाल हुआ होगा। सभी लड़कियां रो रही थी और बच्चे भी बेतहाशा रोए जा रहे थे। मैं एक बच्चे के पास बैठी। वो बच्चा मुझे बहुत ही प्यारा लगा। मुझे उस बच्चे पर बहुत तरस आया। उसे देखकर लग रहा था कि वो गुस्से से जमीन को घूर रहा है और सोच रहा है कि जैसे तैसे मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाए। मैंने प्यार से उस बच्चे के सर पर हाथ फेरा और कहा, तुम इन जालिमों के हाथ कहाँ से आ गए? मेरे सवाल करते ही वो बच्चा रोने लगा। तभी कुछ लोग वहां पर आए और सभी को भेड़ बकरियों की तरह मारने पीटने लगे और मारते हुए कह रहे थे कि चलो, तुम लोगों को कहीं और जाना है। यहाँ पर तकरीबन 50 लोग कैद थे और इन 50 लोगों को कहीं और शिफ्ट होना था। इस अंधेरे कैद खाने में सूरज को देखे बहुत दिन हो गए थे। कुछ पता नहीं था कि कब सुबह होती और कब शाम। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से ड्रग्स सप्लाई का भी काम लिया जाने लगा। अब मुझे इस दिन का डर था जिस दिन ये लोग मुझे भी इस घिनौने काम में लगवा देते। अक्सर हम जिन चीजों से डरते हैं हमारे साथ वही होता है। अब ये लोग यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को नशे का आदी कर रहे थे। एक दिन मुझे भी एक दूसरे कमरे में ले जाया गया। यहाँ पर मौजूद एक लड़के ने मुझे एक इंजेक्शन दिया। अब रोज यही होता और कब मैं इस नशे की आदी हो गई मुझे पता नहीं चला। और जो लड़का इंजेक्शन देता, मैं उसके पास जाने लगी और उससे अपने मन की सारी बातें शेयर करती और खूब रोती कि ये हादसा होने के बाद मेरे माँ बाप तो जीते जी मर गए होंगे। पता नहीं लोगों ने मेरे माँ बाप को क्या क्या सुनाया होगा। इस लड़के ने, जिसका नाम रोहित था, मुझसे वादा किया कि एक ना एक दिन तुम्हें मैं यहाँ से निकलवा दूंगा। लेकिन इससे पहले किसी ने उस लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। कहते हैं ना, खराब वक्त गुजर ही जाता है, लेकिन जिस पर गुजर रही हो उसे ही पता चलता है वक्त कैसे गुजरा। ये तो हम ही जानते हैं। एक रोज हम लोगों की निगरानी पर जो शख्स रखा गया था, अचानक उसे चक्कर आया और वो गिरकर बेहोश हो गया। हम सब ने इस मौके का फायदा उठाया और वहां से निकलकर भाग गए। यकीन करिए, उस दिन पता चला कि आज़ादी क्या होती है। अपनी जान सबको प्यारी होती है। हम सब अंधाधुंध भाग रहे थे। कुछ लोगों को गोलियां लग गई और कुछ इस भगदड़ में जख्मी हो गए। मैं इतनी जोर से जमीन पर गिरी थी कि मेरा बाजू टूट गया था। लेकिन इस वक्त इस तकलीफ से ज्यादा यही सोचती
कि कुछ भी करके यहाँ से भागना है, नहीं तो सारी जिंदगी इनकी कैद में रह जाऊंगी। ये एक सुनसान रास्ता था, सड़क के साथ लगा हुआ एक घना जंगल था। मैं इस जंगल में घुस गई और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से निकली। रात काफी हो चुकी थी। सड़क पर आती जाती गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन रात के इस वक्त कोई भी लिफ्ट देने को तैयार नहीं था। मैंने पैदल ही वहां से चलना शुरू किया, लेकिन 2 दिन से भूख और कुछ नशे की आदत की वजह से मेरा चलना मुश्किल हो गया था। कुछ दूर भागने के बाद मैं वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई और जब आँख खुली तो हॉस्पिटल का वार्ड था। मैंने देखा मेरे पास एक डॉक्टर और 2 पुलिस वाले खड़े थे। मुझे होश में आते ही पुलिस वाले मुझसे पूछताछ करने लगे। मैं डर गई थी कि कहीं जिस मुसीबत से निकली हूँ दोबारा उसी में फंस ना जाऊं, इसलिए मुकर जाना ही बेहतर समझा। लोगों ने मेरे घर का एड्रेस लिया और मैंने देखा मेरी माँ मेरे सामने खड़ी थी। मुझे देखते ही वो चीखना चिल्लाना शुरू की। लोगों ने बताया कि मेरी माँ 6 माह बाद बोली थी। जब मैं अगवा हो गई तो लोगों ने मेरे माँ बाप को ताने मारना शुरू कर दिया कि तुम्हारी बेटी तो बदचलन थी, इसीलिए घर से भाग गई। मेरे पिता ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और फिर एक दिन वो ये दुनिया छोड़कर चल बसे। मेरी माँ बेटी और पति के गम में दिमागी तौर से बीमार हो गई थी और आज जब वो मुझे देखी तो चीख चीख कर रोने लगी। 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद जब मैं घर आई तो पता चला ये समाज लड़कियों का घर से भागना तो याद रखता है, लेकिन क्यों भागी या भागी भी कि नहीं, किसी ने अगवा कर लिया ये नहीं देखता। हर शख्स अपनी ऐनक लगाकर बैठा रहता और सब अपनी नजर अपने सोच के मुताबिक दूसरों पर बातें करना शुरू कर देते। मेरे घर आते ही आस पड़ोस के लोग मेरे घर पर इकट्ठा हो गए और मुझसे सवालों की बारिश होने लगी कि वो लड़का कौन है जिसके साथ तुम भागी थी। तुमने एक बार भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा? तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाप ये दुनिया छोड़कर चल बसा। मैंने अपनी सफाई देनी चाहिए पर किसी ने मेरी एक न सुनी, इसलिए मैं चुप हो गई। लोगों ने मेरी माँ से कहा कि अगर तुम अपनी इस बच्चलन बेटी को घर पर रखी तो तुम्हें समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा। मेरी माँ ने इन सब लोगों की बातें सुनी तो उन्होंने भी किसी से कुछ कहना उचित नहीं समझा, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने उसी वक्त मेरा हाथ पकड़ा और गांव छोड़कर शहर चली आई। शहर में मेरी माँ की एक पुरानी सहेली रहती थी। रात के 10 बजे हम उनके घर पहुंचे। अचानक हमें अपने घर पर देखकर मेरी माँ की सहेली सविता आंटी घबरा गई। उन्होंने हमें घर के अंदर आने को कहा और एक कमरे में बिठाया। अभी हम सब बातें ही कर रहे थे, तभी मैंने देखा सविता आंटी का एक बेटा था जो पागल था। वो हमारे पास आया और मुझसे कहने लगा कि तुम मेरे साथ चलो और खेलो। सविता आंटी के बेटे अतुल की उम्र लगभग 23 साल थी, लेकिन वो बच्चों की तरह बिहेव करता। उसकी जिद की वजह से माँ ने मुझसे कहा कि जाओ उसकी बात मान लो, नहीं तो ये हमें परेशान कर देगा। मेरी माँ की सहेली सविता आंटी ने बताया कि उनका बेटा एक बहुत ही काबिल और पढ़ा लिखा इंसान था और अपने कॉलेज का बेस्ट प्लेयर था। एक बार मैच खेलते समय किसी खिलाड़ी ने उसके सर पर भारी चीज मार दी और वो बेहोश होकर गिर गया और पूरे 1 महीने अस्पताल में रहा। उसकी हालत में सुधार तो हुआ, लेकिन उसके दिमाग का एक हिस्सा खराब हो गया, जिसकी वजह से वो बच्चों की तरह बिहेव करता है। हम माँ बेटी सविता आंटी के घर रहने लगे। अतुल सारा दिन अपने कमरे में पड़ा रहता या अपनी माँ से जिद करके अपनी बात मनवाता। अतुल मुझसे भी घुल मिल गया था। मेरे आने से उसे एक अच्छा दोस्त मिल गया था। वो मुझसे ढेर सारी बातें करता। धीरे धीरे करके हमारा अच्छा वक्त गुजरने लगा। सविता आंटी का हम पर बहुत एहसान था, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में उन्होंने हमें अपने घर पर पनाह दी। हमारे लिए यही बहुत काफी था। मेरी माँ अपनी सहेली के साथ मिलकर लोगों के कपड़े सिलती और मैं सारा दिन घर के काम करती। अतुल के पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। उनके घर में सविता आंटी और अतुल ही रहते थे। कुछ दिन बाद मेरी माँ की सहेली ने मेरी माँ से एक अजीब सी फरमाइश कर दी कि वो अतुल की शादी मुझसे करवाना चाहती है। माँ ने सविता आंटी से कहा कि अपने घर में पनाह देने की इतनी बड़ी कीमत मत मांगो। लेकिन मेरी माँ की सहेली सविता आंटी ने एक शर्त रख दी, या तो मैं उनके बेटे से शादी करूं
या हम अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले। सविता आंटी की ये शर्त सुनकर अब तो हमें अपने रूह पर से भी भरोसा उठ गया था। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, मैं तुम्हारी शादी अतुल से नहीं होने दूंगी, क्योंकि वो एक पागल है। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों अतुल के साथ रहते रहते मुझे उससे लगाव हो गया था। वो चाहे जैसा भी था, मुझे वो अच्छा लगने लगा था। मैंने माँ को समझाते हुए कहा, माँ, अब हम यहाँ से निकले तो हम मारे मारे फिरेंगे, हमारा कोई ठिकाना नहीं होगा। इसलिए यही बेहतर होगा कि हम सविता आंटी की बात मान लें। मेरे फैसले पर माँ रोती रही कि मेरी एक ही बेटी थी और कैसा नसीब लेकर आई। हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपटकर देर तक रोते रहे। और कुछ दिन बाद मेरी शादी अतुल से करवा दी गई। मेरी शादी पर मेरी माँ बहुत रोई थी, पर मैं क्या करती। हमारी मजबूरी ने मुझे ये सब करने को मजबूर किया। मेरे दिन कुछ इसी तरह गुजरने लगे। अतुल मुझे अपना दोस्त मानता था, पर पत्नी का क्या मतलब होता है उसे बिल्कुल भी पता नहीं था। एक दिन एक भिखारन मेरे दरवाजे पर आई और कहने लगी, मुझे पेट भर खाना खिला, तेरी हर मनोकामना पूरी होगी। उसकी बात पर मैं हंसी थी कि मेरे नसीब में तो मेरा पागल पति है। इससे बड़ा दुख मेरी जिंदगी में और क्या हो सकता है। मैंने इस भिखारन को खाना खिलाया तो उसने कहा, जा बेटी जा, तेरा पति तुझसे बेइंतहा प्यार करेगा। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान थी कि भला मेरा पागल पति मुझसे क्या प्यार कर सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि दुआएं तकदीर बदल देती है। मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होने लगा। कुछ दिन बाद मैंने महसूस किया कि अतुल की हालत में दिन प्रतिदिन सुधार होने लगा है। अतुल की सुधरती हुई हालत देखकर हमने उसका इलाज दोबारा से शुरू करवाया। इस बार डॉक्टर को भी पूरी उम्मीद थी कि अतुल जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरा पूरा पूरा दिन अतुल की देखभाल में निकल जाता, लेकिन मेरी मेहनत रंग लाई और अतुल की हालत में सुधार होने लगा। अब वो पहले से बेहतर हो गया। लेकिन अतुल के ठीक होते ही पता नहीं मेरी सास को क्या हो गया कि वो मुझसे नफरत करने लगी, मेरे प्रति अतुल को भड़काने लगी। इन बुरे हालातों में भी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया और मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मेरी माँ के इलाज में मेरे ससुराल वालों ने साथ नहीं दिया और अचानक मेरी माँ ये दुनिया छोड़कर चल बसी। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। ससुराल में रहने का ठिकाना तो था, लेकिन मेरा अपना कोई नहीं था। मेरी माँ के गुजरते ही मेरी सास का अत्याचार मेरे ऊपर बढ़ गया। वो मेरे पति अतुल से कहकर मुझे बहुत सारी बातें सुनवाती। अतुल पहले से बहुत बेहतर हो गया था, लेकिन वो अपनी माँ के हाथों का खिलौना बन गया था। उसकी माँ जैसा कहती वो उन्हीं के इशारों पर चलता। हम पति पत्नी एक अजीब रिश्तों में जुड़े थे। साथ होते हुए भी हम एक दूसरे के साथ नहीं थे। हमारा रिश्ता बस यूं ही चल रहा था कि एक दिन मेरी किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। अचानक मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। लेकिन अपने माँ बनने की खबर सुनकर मुझे थोड़ी भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि मेरे और अतुल के रिश्ते में जो दरार थी वो हमारे आने वाले बच्चे के लिए ठीक नहीं थी। मेरे मन में ये डर था कि पता नहीं अतुल अच्छा बाप बन पाएगा कि नहीं। जो इंसान अच्छा पति नहीं बन पाया, वो अच्छा बाप कैसे बन सकता है। इसी डर की वजह से मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने से डर रही थी। मैंने अपने मोहल्ले में एक औरत से बात की जो सरकारी अस्पताल में नर्स थी। वो मेरी मदद करने को तैयार हो गई, लेकिन अस्पताल जाने के बाद पता चला कि मेरा अबॉर्शन नहीं हो सकता। अगर हमने इस बच्चे को गिराने की कोशिश की तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। मैं अपना मायूस चेहरा लेकर घर लौट आई। वो 9 महीने मेरे लिए 9 साल के बराबर थे। किसी तरह ये 9 महीने गुजरे और मैंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक बेटा और एक बेटी थी। बच्चों को देखकर मेरे मन में अजीब सी खुशी थी। अपने बच्चों को देखकर मेरी ममता तड़प उठी और मैंने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। बच्चों की पैदाइश के बाद अतुल और मेरी सास का रवैया अब पहले से कुछ बेहतर हो गया था। वो दोनों मुझे भले ही न पूछते, लेकिन उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था और मेरे जैसी बदकिस्मत के लिए यही काफी था। धीरे धीरे मेरे दिन कुछ इसी तरह गुजरने लगे और वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था जब मेरे बच्चों ने मुझे माँ कहकर पुकारा था। ये बात वही लोग समझेंगे जिनका अपना कोई नहीं होता। एक दिन मेरी सास और मेरे पति अतुल किसी काम से बाहर गए थे।
पर वापसी पर आते वक्त उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उन दोनों की मौत हो गई। उनके मौत की खबर सुनकर मैं फिर से एक बार टूटकर चकनाचूर हो गई। वो दोनों मेरे लिए कैसे भी थे, पर वही लोग तो मेरे बच्चों का सहारा थे। ये सब सोच सोच कर सारी सारी रात मुझे नींद नहीं आती कि अब हमारा गुजर बसर कैसे होगा। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी बची थी वो कुछ दिन चली, फिर धीरे धीरे हमारे घर खाने खाने के लाले पड़ने लगे। एक माँ खुद भूखी रह सकती है, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती। मैं अगल बगल के मोहल्लों में काम कर अपने बच्चों का पेट पालने लगी, लेकिन एक अकेली औरत का कोई सहारा नहीं होता, और नहीं तो लोग उसे बेइज्जत करने पर तुले रहते। लोगों के घर काम करने जाती तो वहां पर उनके घर के मर्द मुझे गंदी निगाहों से घूरते। एक दिन मैं यूं ही ऐसे ही भटकते भटकते जा रही थी कि मुझे पता चला कि एक आदमी को ड्राइवर की जरूरत है। मैं गाड़ी चलाना उन्हीं दिनों सीखी थी जब मैं किडनैप हुई थी। वो किडनैपर हमें ट्रेनिंग देते ताकि वक्त आने पर हम गाड़ी चलाकर भाग सके। लेकिन फिर से वही परेशानी थी कि मुझे एक मर्द की गाड़ी चलानी थी। इसे मैंने अपना हुलिया चेंज कर लिया और अपने आप को मर्द के पोशाक में ढाल लिया। कोई भी मुझे देखता तो यही समझता कि मैं एक मर्द हूँ, और मैं उस आदमी की गाड़ी चलाने लगी। वो साहब बहुत अच्छे थे। वो मुझसे अपने मन की सारी बातें शेयर करते। धीरे धीरे साहब और मेरे बीच एक गहरी दोस्ती हो गई थी। गाड़ी चलाते चलाते मेरा सफर भी अच्छा गुजर जाता। एक दिन बातों ही बातों में मैंने उनसे पूछा कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। उन्होंने मुझे बताया कि एक लड़की देखी थी और उसी से मैं प्यार करने लगा था, पर जिंदगी ने ऐसा वक्त दिखाया कि मैं उसे ढूंढ न सका। अपने झमेले में वो लड़की कहीं खो गई। वो किस्मत की मारी थी, पता नहीं वो किस हाल में होगी। साहब ने कहा कि अगले दिन उस लड़की की तस्वीर वो मुझे दिखाएंगे। अब मुझे अगले दिन का इंतजार था और उस लड़की की किस्मत के भी बारे में सोच रही थी कि उसकी किस्मत तो बहुत अच्छी है, क्योंकि कोई शख्स उससे 7 साल से सच्ची मोहब्बत करता है और उसी की यादों में अभी तक उसने शादी नहीं की। अगले दिन बच्चों को स्कूल छोड़कर जब मैं उस साहब को लेने गई, जब वो गाड़ी में बैठे, कुछ दूर जाकर मैंने उनसे कहा कि मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाइए। आखिर वो खुशनसीब कौन है जिससे आप प्यार करते हैं। उन्होंने जब उस लड़की की तस्वीर निकालकर मुझे दिखाई तो तस्वीर को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो शख्स तो मेरी ही तस्वीर मुझे दिखा रहा था। ये तस्वीर तब की थी जब मैं अगवा हुई थी। पता नहीं कैसे इस तस्वीर को निकाला गया था। गाड़ी अचानक ब्रेक लगने से रुकी थी। उस साहब ने कहा, गाड़ी ध्यान से चलाओ। उसे क्या पता था कि मैं किस ध्यान में थी। उसने मुझे बताया कि 7 साल पहले वो एक गैंग का हिस्सा था। उसका पिछला रिकॉर्ड एक क्रिमिनल का था। लेकिन फिर एक दिन उसने एक चेहरा देखा जिसे देखकर उसने खुद से एक वादा किया कि वो इस दलदल से निकलेगा और उस मासूम लड़की को भी निकालेगा। उसने बताया कि मैं वहां पर मौजूद लोगों को नशे का आदी बनाता था, पर जब से मैंने उस लड़की को देखा था उसके प्यार में गुम हो गया था और मैं इस गलत काम से छुटकारा पाना चाहता था। इसीलिए मैंने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। फिर मैं पुलिस का सरकारी गवाह बन गया। पुलिस ने जब वहां पर छापा मारा तो वहां पर सभी लोग फरार हो चुके थे। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं उस लड़की को खो चुका था। फिर मुझे याद आया कि उसने एक बार अपने घर का एड्रेस दिया था। मैं पूछता पूछता वहां पर पहुंचा तो लोगों से पता चला कि उसके पिता उसकी जुदाई में मर गए। उसके बाद उस लड़की और उसकी माँ को समाज से निकालने की धमकी दी गई, जिससे वो लड़की और उसकी माँ ये गांव छोड़कर कहीं चले गए। मैंने पढ़ाई अच्छी की थी, लेकिन गलत संगत की वजह से मैं क्रिमिनल बन गया था। उस वक्त अपने साहब की बातें सुनकर मैंने उन्हें सच्चाई बता दी कि मैं ही वो लड़की हूँ जिसे आप बेइंतहा प्यार करते हैं। लेकिन लोगों की नजरों से बचने के लिए मैंने अपना हुलिया बदल लिया है और मैं एक मर्द के भेष में रहने लगी हूँ। रौनक को जब पता चला कि मैं शालिनी हूँ तो वो मुझे अपने सामने देखकर बहुत खुश हो गए और मुझे अपने गले से लगा लिए। मैंने अपने ऊपर बीती हर आपबीती उन्हें बताई। रौनक ने मुझे सांत्वना देते हुए कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जिंदगी के सारे दुखों को दूर तुम्हारे बच्चों को अपना लूंगा। रौनक ने बताया कि जब तुम मेरी जिंदगी में आई तो तुम्हें देखकर मैं इस बुरी संगत से दूर जाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता था, लेकिन तुम भी मुझसे बिछड़ गई।
फिर मैं दोबारा अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लग गया। मेरी पढ़ाई की वजह से मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई और मैं लगन से वो नौकरी करने लगा, क्योंकि मेरे मन में ये विश्वास था कि एक न एक दिन तुम मुझे जरूर मिलोगी। कहते हैं अगर प्यार सच्चा हो तो एक न एक दिन जरूर मिलता है, और आज तुम मेरे सामने बैठी हो। रौनक की बात सुनकर मैं भी बहुत खुश हुई, क्योंकि मुझे एक सच्चा जीवन साथी मिला था। मैंने उसे अपने बच्चों से मिलवाया। कुछ दिन बाद रौनक ने मुझसे शादी कर ली। मैंने अपनी जिंदगी में जितने दुख झेले थे, रौनक ने आकर मेरे दामन में खुशियां भर दी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।